वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 होगा और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और पहले कमेंट में मैंने लिंक रखा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। ये मैं वीडियोस आपके कहने पर ही बना रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ से जरूर बनते हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक नोट डाउन करें। सबसे जो पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी पर एक पैनल सेटिंग किया था। तो उस पैनल को जो सेटअप किया था साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मतलब कि वो जो पैनल था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, वो जो पैनल था वो किसके द्वारा हेड हुआ था? मीना हेमाचंद्र के द्वारा। इनका नाम पूछा जाएगा, ओके। और हम समझ लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटरडिसिप्लिनरी पैनल जो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इसको सेटअप किया। और ये जो डिफरेंट थ्रेट्स हैं इंटरनेट के द्वारा जो बैंकिंग सिस्टम के लिए हैं, तो इनको एग्जामाइन करेगा कि कहाँ पर कहीं पर ऐसा कोई लूप होल तो नहीं है जिससे किसी कस्टमर का अकाउंट या फिर किसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सके, ओके। तो आप जानते हैं कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर ये सब स्टेप्स उठाए गए, ओके। तो आप ये चीज़ नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने 3 डायरेक्टर जो हैं आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट किए थे। और ये 3 जो डायरेक्टर थे, ओके, और ये बेसिकली नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स थे सेंट्रल बोर्ड में, तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया था और 4 ईयर के टर्म के लिए। तो हम इन पूरी लिस्ट को एक बार समझ लेते हैं। डॉक्टर उर्जित पटेल जो हैं ये गवर्नर हैं, और 2, 3, 4 और 5 इन पोजीशन पर कौन है? डिप्टी गवर्नर। ये है एस मुद्रा, श्री एन.एस. विश्वनाथन, और ये बिरल बी आचार्य और बीपी कोंगो, ठीक है। तो ये आप 4 लोगों के नाम यहाँ पर नोट कर लें। ये कौन है? डिप्टी, ठीक है, डिप्टी गवर्नर। और पहली पोजीशन पर कौन है? डिप्टी, ये यहाँ के हमारे यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल, ठीक है। क्या हुआ था? जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है ACC, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है, आरबीआई ने अपॉइंट नहीं किया है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इनको, ओके। और इनके नाम क्या है? अशोक गुलाटी, मनीष सबरवाल और राजीव कुमार, फाइन। ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होंगे इस सेंट्रल बोर्ड की यूनिट्स में, ओके। तो आप पूरी लिस्ट में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। श्री एन नटराजन चंद्रशेखरन जो है, और श्री भरत नरोत्तम दोषी, ठीक है, श्री सुधीर मांकड़, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर अशोक गुलाटी और श्री मनीष सबरवाल, श्री शक्तिकांता दास और MS एंजुली चुलिप दुग्गल, ठीक है। तो इनके नाम आप नोट डाउन कर लें, ये आपसे पूछा सकते हैं। 3 जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो थे आरबीआई में, तो इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पूरा पैनल ही आप एक बार याद कर लें, एक बार मेमोराइज कर लें, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। एक न्यूज़ आपसे यहाँ पर यह आई कि आरबीआई जो है अब एक ईडी डिपार्टमेंट सेटअप करेगा, एक अलग से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक सेपरेट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो ईडी होगा उसको सेटअप करेगा, जो इफेक्टिवली मॉनिटर करेगा कोई भी अगर बैंक है जिसने कोई वायलेशन किया है, ओके, जो रूल्स का, तो उनको मॉनिटर करने के लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को सेटअप किया जाएगा, ऐसा आरबीआई का कहना था, ओके। और इसका ऑपरेशन जो है वो 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हो जाना था, ओके। और ये मेनली डील किस में करेगा? ये मेनली डील करेगा कि विद द पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द बैंक फॉर वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स। अगर किसी भी नॉर्म्स का वायलेशन होता है तो उनके लिए जो पेनल्टीज इम्पोज्ड होंगी वो कौन डील करेगा? वो करेगा आपका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। बस इतना ही फंक्शन आपको पता होना चाहिए। और 3 जो फेसेट्स हैं उनकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे, रेगुलेशन, सर्विलेंस और इन्फोर्समेंट। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बनाया है तो इसके 3 इंपॉर्टेंट जो फेसिट्स वो क्या है? एक है रेगुलेशन, एक है सर्वेलेंस, एक है इन्फोर्समेंट। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से ही पूछा आता है। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन स्ट्रक्चर किया जाएगा कि आरआरबी की जो लिमिट बढ़ा दी गई है, अब वो 2 लाख तक का गोल्ड लोन जो है आसानी से दे सकते हैं। ये लिमिट अप्रूवल किसने दिया? ये दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, ओके। तो आरबीआई ने पहले क्या था, ये लिमिट जो थी 1 लाख की थी, लेकिन अब ये 2 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। तो जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, अब ये जो फार्मर्स हैं या फिर आर्टिसंस हैं, आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर, ठीक है, किसान और कारीगरों को क्रेडिट दे सकते हैं कितना? 2 लाख रुपए तक का, ठीक है। ये गोल्ड के ऊपर इतना क्रेडिट ये दे सकते हैं, फाइन। तो ये चीज़ आप नोट
डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियसली लिमिट कितनी थी और नई लिमिट कितनी कर दी गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो रीजनल रूरल बैंक हैं वो कितने मैक्सिमम अमाउंट का लोन जो है फार्मर्स और आर्टिसंस कारीगर्स को दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट भी नोट कर लें, द लिमिट हैज़ बीन डबल्ड फॉर द लोन्स नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, ठीक है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसमें क्या हुआ है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसका टाई अप हुआ है सिग्ना टीटी के साथ में। अब सिग्ना टीटी की क्या है, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। अब देखो सिग्ना एक अलग कंपनी है, टीटी की अलग कंपनी है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है इसने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, इंश्योरेंस कंपनी जो है सिग्ना टीटी के हेल्थ, और ये जो सिग्ना टीटी की हेल्थ है ये जॉइंट वेंचर है, इसलिए हम सिग्ना और टीटी की दोनों कंपनीज को एक साथ मर्ज करके यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसका जो कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में, ओके। तो यहाँ से हम आसानी से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ओके। और जो सिग्ना है वो एक अमेरिकन वर्ल्ड वाइड हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है और टीटी के जो है वो इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, फाइन। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मेंशन भी मैंने किया है, सिग्ना टीटी के जो है हेल्थ इंश्योरेंस है फर्म जो स्टेब्लिश हुआ था एज अ जॉइंट वेंचर किसके बीच में, सिग्ना ग्लोबल इंश्योरेंस प्लेयर और टीटी के ग्रुप, ठीक है, इंडियन। तो इन दोनों के बीच में ये जॉइंट वेंचर है, ओके। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि एक्सिस बैंक का टाइप किसके साथ हुआ है, अर्थ पोर्ट के साथ में। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अर्थ पोर्ट के साथ में किस बैंक का टाई अप हुआ है, तो ये हुआ है एक्सिस बैंक के साथ में। अब जानते हैं कि अर्थ पोर्ट है क्या, किस चीज़ में डील करता है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है भारत का, एक्सिस बैंक, और इसने टाई अप किया है अर्थ पोर्ट के साथ में। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नेटवर्क है, मतलब कहा जाए कि एक ये ग्लोबल लेवल पर एक पेमेंट नेटवर्क है जिसके साथ में कोलैबोरेट किसने किया है, अर्थ पोर्ट ने किया है। किस लिए, to enable the faster outbound cross-border payments for its customers through Earthport's state-of-the-art global payment network, ठीक है। जो इसका ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है उसके थ्रू ये एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेशन किया है। और एक्सिस बैंक जो है हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, ये भारत में ऐसी पहली बैंक बन गया है जो कि अर्थ पोर्ट के साथ ग्लोबल पेमेंट्स नेटवर्क के लिए इसने कोलैबोरेशन किया है, ओके। और ये एक पेमेंट नेटवर्क है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या हुआ है, एक टाई अप हुआ है, ठीक है। तो मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं ताकि आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल जाए। अब इन्होंने क्या किया है कि एक को ब्रांडेड डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। तो न्यूज़ तो इतनी आपको पढ़नी जरूरी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और इफ्को इन दोनों के बीच में क्या हुआ है कि एक टाई अप हुआ है। अब ये डेबिट कार्ड फार्मर्स के लिए इशू करेंगे, ओके। अब इन नोबल इनिशिएटिव एक बहुत ही ये बड़ा काम भी है, इट दैट वुड पुश डिजिटलाइजेशन एंड कैशलेस इकोनॉमी। जो हमारे यहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है वो कैसे संभव हो सकता है कि हम प्लास्टिक कार्ड या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की मदद से ही अगर अपने सारे ट्रांजैक्शंस करें तो हम लोग कैशलेस हो सकते हैं। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को की फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ओके, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, टू प्रोवाइड द को ब्रांडेड डेबिट कार्ड्स, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, इसमें इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी दी गई है, 2500 रुपये तक की, ठीक है, हर एक कार्ड में फार्मर्स के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि जैसे आपका जो कार्ड है, ओके, इसके अगेंस्ट में बैंक क्या है आपको एक एश्योर्ड देता है, सम एश्योर्ड देता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए ओवरड्राफ्ट है, मतलब कि हम इतना अमाउंट बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। और 2 लाख कार्ड जो है वो इशू होंगे जो डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। और ये को ब्रांडेड कार्ड जो हैं इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा के कोलैबोरेशन से बनाए जाएंगे, ओके। और जीबी पांडा जो है वो कौन है, जनरल मैनेजर हैं गवर्नमेंट रिलेशनशिप बीओबी, एंड योगेंद्र कुमार जनरल मैनेजर मार्केटिंग इफ्को। तो इन दोनों की वजह से ही ये मीटिंग डन हुई, ओके। अगला जो दोस्तों न्यूज़ देखते हैं, इसमें 2 इमेजेस से आप समझ सकते हैं कि सेक्सो बैंक और आईसीआईसीआई इनके बीच में कोई कोलैबोरेशन हुआ है। सेक्सो बैंक है क्या दोस्तों, ये एक कह सकते हैं कि ऐसा बिजनेस है जो एसेट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में वर्क करता है, ठीक है। मतलब ये ऑनलाइन एसेट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का स्पेशलिस्ट है जिसको हम सेक्सो बैंक कहते हैं। तो इसका आईसीआईसीआई बैंक के साथ में कोलैबोरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि आईसीआईसीआई के 4 बिलियन जो क्लाइंट्स हैं ICICIdirect.com के थ्रू, तो उनके फंड को डाइवर्सिफाई करना, उनके फंड को यूज़ करना, ये जो वर्क किसको साइन किया गया है, सेक्सो बैंक की हेल्प से, ठीक है। तो हम ये जान सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप किस लिए हुई है, ऑफर करने के लिए सेक्सोस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज़ बाय अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू द इंडियन
इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक और केएमबी गो का मतलब है दोस्तों कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ओके, तो एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक इन्होंने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ में। अब किस लिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक आर लाइव विद द भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स। अब इनका मेन एम क्या है कि ये एक यूटिलिटी को यूज़ करते हुए जो रिपीटेटिव बिल पेमेंट्स हैं कंज्यूमर्स के लिए उनको एक्सेसिबिलिटी मिले। ओके, तो अल्टीमेटली हम ये समझ सकते हैं कि जो भी कस्टमर्स हैं अब वो मल्टीपल बिल पे कर सकते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म की हेल्प से, उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, और ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। फाइन, तो अल्टीमेटली जो कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम और एचडीएफसी और केएमबी, इन दोनों का। ठीक है, और बीबीपीएस इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इसकी हेल्प से क्रिएट किया गया है, जिसमें बहुत सारे बैंक और नॉन बैंक एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जो अलाउ करता है ओके या फिर एक्सेस ग्रांट करता है कि बिल पेमेंट सर्विसेज जो हैं इसके द्वारा तैयार की जाएँ। ओके, और ये जो एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में ये जानकारियाँ दी हैं। ओके, क्योंकि कोलैबोरेशन हुआ है इनके साथ में, इस वजह से ये चीज़ें मार्केट में आई। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टोटल फंड कितना एलोकेट किया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए, आईपीपीबी के लिए, तो ये कितना क्या था? 500 करोड़ का। आपसे यही क्वेश्चन सबसे ज़रूरी यहाँ पर पूछा जाएगा, क्योंकि क्या होना है कि सितंबर 2017 तक लगभग 650 ब्रांचेज जो हैं ऑल ओवर द इंडिया सेटअप होनी है आईपीपीबी की। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि एचडीएफसी लाइफ जो है इसने लॉन्च किया है एक प्रगति प्लान, जो लो इनकम ग्रुप है इनके लिए एक प्लान इसने लॉन्च किया है। एचडीएफसी लाइफ लॉन्चेस, जो प्लान का नाम है वो क्या है? प्रगति प्लान। ठीक है, तो जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं अब ये क्या कर सकते हैं कि अपनी फैमिली को इसमें सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें दो फायदे होंगे। प्रगति के थ्रू अगर जो भी अपना लो इनकम कैंडिडेट होगा, ओके, अगर वो इसके थ्रू अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस में जाएगा तो उसको क्या है कि एक सिस्टमेटिक सेविंग्स विद गारंटेड प्रीमियम रिटर्न्स, तो ये फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा क्या है? सेकेंडली या होल सोल सम लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये दो चीज़ें जो है ये बताई गई किसके द्वारा? एचडीएफसी। और एचडीएफसी की पंचलाइन भी यहीं पर हम देख सकते हैं, बी अंडरस्टैंड योर वर्क, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि सिटी बैंक ने लॉन्च क्या किया है? इंस्टेंट चैट सर्विस फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, तो इसका एक नाम दिया गया है CBOL। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी बैंक है जिसने CBOL को लॉन्च किया है, ठीक है, ये इंस्टेंट चैटिंग सर्विसेज हैं, तो ये किसने किया है? सिटी बैंक ने। ओके, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो भी लोन या फिर कार्ड से रिलेटेड या फिर डोमेस्टिक और नॉन रेजिडेंस अकाउंट्स हैं, तो उनकी जो भी क्यूरीज आए उनको इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, और ऐसा करने के लिए ये जो इंडिया का पहला बैंक बन चुका है, ठीक है, इंडिया बिकम्स, जो भारत जो है पहला कंट्री बन चुका है जो इस बैंक में सर्विसेज दे रहा है, एशिया पैसिफिक विद इन द सिटी नेटवर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है, मैं आपको इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस सिंगल पीस कंपोजिट क्लेम फॉर्म फॉर विदड्रॉइंग मनी? आपके ऑप्शंस होंगे EPFO, SBI, LIC, ICICI प्रूडेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? EPFO। अब ये हम जान लेते हैं क्या। देखो, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है? सिंगल पेज कंपोजिट क्लेम फॉर्म। ओके, और ये किस लिए? विदड्रॉइंग मनी के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंट्रोड्यूस क्या किया? सिंगल पेज कंपोजिट क्लेम। ओके, जो आपका PF अकाउंट है, इससे आप मनी को विड्रॉल करने के लिए ये चीज़ यूज़ होगी। ओके, द न्यू फॉर्म्स डू नॉट रिक्वायर एम्प्लॉयज एडिशन बट ओनली फॉर दोज सब्सक्राइबर्स हुज आधार नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स हैव बीन सीडेड विद देयर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगर उनकी जो आधार कार्ड है वो बैंक के साथ में अटैच्ड है तो उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सिंगल पेज कंपोजिट क्लेम फॉर्म फिल करके अपने पैसे को PF अकाउंट से निकाल सकते हैं। और ऐसा किसने किया है? ये किया है दोस्तों EPFO ने। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो मूडी से रिलेटेड है। अब देखो, मूडी ने क्या कहा है? मूडी क्या है? ये दोस्तों इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। जैसे आपने देखा होगा क्रिसिल, ये भारत में है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।
तो इसी तरह से मूडीज इंटरनेशनल लेवल पर है, तो इसने कहा है कि इंडिया टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमॉन्ग G20 नेशंस। जो G20 नेशंस हैं इसमें क्या है, भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है ये बनेगा। तो इन्होंने कितना आका है 7.1% 2017 के लिए, ठीक है। तो जितने भी G20 नेशंस हैं तो उनमें भारत की जो इकोनॉमी है उनको सबसे फास्टेस्ट किसने बताया, मूडीज ने, ओके। और ये दोस्तों इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। Indian economy will be the fastest growing among G20 nations, though it slowed down in the first quarter of the 2016, in the fourth quarter of the 2016 because of the demonetization। जब demonetization भारत में नवंबर में हुआ था तब थोड़ी सी इकोनॉमी का जो है कुछ उसमें फ्लक्चुएशंस आए थे, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद में अभी तक सब कुछ स्मूथली फ्लो हो रहा है, ओके। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है कि भारत में जो FDI इनफ्लो है वो कितना है, ओके। तो ये है दोस्तों 46 बिलियन 2016 में, ये 80% की यहाँ पर बात की गई है। ये आंकड़े किसने दिए, आंकड़े दिए हैं DIPP ने। DIPP क्या है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसने बताया कि जो FDI इन्फ्लोज हुआ है भारत में वो कितना हुआ है, ये ग्रो हुआ है 18% इन 2016 टू $46 बिलियन। तो ये आंकड़े आप नोट डाउन कर लें। और सबसे जो हाईएस्ट FDI का मतलब होता है कि फॉरेन से, हम ये कह सकते हैं कि US से अगर डॉलर भारत के अंदर आ रहा है तो आप सीधी बात समझ लो कि ये FDI आ रही है, ओके। अगर यहाँ पर US की एप्पल कंपनी है वो भारत में आकर एक प्लांट लगा रही है, तो उस प्लांट के लिए क्या है कि ये फॉरेन से ही तो आया है, ठीक है, अमाउंट, और यहाँ पर आके एक प्लांट लग रहा है, तो अल्टीमेटली इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हमारे यहाँ के लोगों को। तो कम्प्लीटली हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना आया, ये दोस्तों 18% टू $46 बिलियन, ठीक है। और किस किस में आया ये चीज़ आप समझ सकते हैं। हाईएस्ट फॉरेन इन्फ्लोज किस में है, सर्विसेज में है, टेलीकॉम, ट्रेडिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। और ये जो FDI बल्क में कहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, ये आया दोस्तों सिंगापुर से। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम FDI फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच कंट्री, तो वहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं सिंगापुर, फिर है मॉरिशस, फिर नीदरलैंड और फिर है जापान। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया कि देना बैंक जो है इसने RFID इनेबल्ड कार्ड जो है अपने क्लाइंट्स के लिए और भी अच्छे से सर्व कर सकें, इस वजह से इन्होंने ये चीज़ें लगाई हैं। अब ये है क्या मैं बता रहा हूँ, आप अगर एक बैंक के कस्टमर हैं तो अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं, ओके, तो अगर आपका कार्ड RFID इनेबल्ड है, ओके, RFID इनेबल्ड कार्ड है, तो जैसे आप बैंक के प्रेमिसेस में एंटर होते हैं तो वहाँ पर बैंक मैनेजर या फिर बैंक का स्टाफ जो होता है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमारे प्राइम कस्टमर्स बैंक में आए हैं और हमें उनको और अच्छे से सर्व करना है, ओके। तो यही कंप्लीटली फंडा है। तो देना बैंक ने क्या इंट्रोड्यूस किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। कई बार RFID की फुल फॉर्म भी आपसे बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ओके। तो बैंकिंग के एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ पर RFID की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसमें दोस्तों बैंकिंग जो भी ब्रांच मैनेजर होगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा जो वैल्यूड क्लाइंट्स आएंगे अगर वो बैंक ब्रांच में एंटर करेंगे तब, ओके। तो ऐसा करने वाला बैंक कौन सा है, देना बैंक, ओके। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड जो है इसने दोस्तों इंस्टेंट माइक्रो लोन फैसिलिटी जो है ये लॉन्च करने के लिए भी कहा है, ठीक है। अब ये समझ लो कि क्या है, हैदराबाद का है ये NBFC, ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है BFIL, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, ओके। इसने इंस्टेंट लोन अप्रूवल जो है ये फैसिलिटी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये माइक्रो लोन है, लिमिट नोट कर लें 60,000 तक का ही लोन दिया जाएगा जो रूरल वुमेन है इनके लिए। तो पहले इसका जो नाम था SKS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड था, लेकिन बाद में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड ये रख दिया गया, ठीक है। और इसकी टैगलाइन क्या है, प्रयास से प्रगति, ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ओके। अब ये ऐसा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव टू हेल्प द रूरल एरियाज एम्ब्रेस कैशलेस ट्रांजेक्शंस, द लोन अमाउंट विल बी डिपॉजिट डायरेक्टली टू द लोनलेस बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो उसमें ये डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को दोस्तों मेमोराइज कर सकते हैं, किसका लिंक किसके साथ में है, ये आप की पॉइंट्स अपने आप में नोट करते रहें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं 2016-17 के लिए इशू कर रही है, तो कौन सी सीरीज़ है, सीरीज़ है 4th। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कौन सी सीरीज़ है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं 4th सीरीज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनको इशू कौन करता है। तो चलिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये होते हैं क्या है।
देखो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं ये इशू कौन करता है, गवर्नमेंट करता है या आरबीआई करता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप अभी नोट कर ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है। ओके, ये लाइन अभी आप अपनी कॉपी में नोट करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे जो पहला क्वेश्चन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड आपका यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड होता है वो ग्राम्स की डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है। ओके, अब हम इसको एक बार थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं। ओके, ये क्या हुआ है कि अभी हाल ही में 2016-17 के लिए सीरीज 4 के ये इशू किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, द बॉन्ड्स विल बी सोल्ड थ्रू द बैंक्स स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL और पोस्ट ऑफिसेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन में एक पॉइंट ये लिखा है कि ये डिनोमिनेटेड किस में होते हैं, इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो हमें ये पता चल गया कि ग्राम में होते हैं। ठीक है, गोल्ड ग्राम डिनोमिनेशन इसका होता है। दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर द होल्डिंग फिजिकली गोल्ड। ओके, इन्वेस्टर्स हैव टू पे द इशू प्राइस इन द कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडर्म्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी होगी तो वो जो बॉन्ड होंगे वो कैश पर फिर से रिडम्ड कर दिए जाएंगे। द बॉन्ड इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कौन इशू करता है, आरबीआई। आपसे ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में पूछा जाएगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट है, 1 ग्राम का है, और मैक्सिमम आप यहाँ पर नोट कर लें 500 ग्राम्स। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि मिनिमम कितना है 1 ग्राम और मैक्सिमम कितना है 500 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया कि भारत और एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत, इन दोनों के बीच में $375 मिलियन का एक लोन जो है वो अभी हाल ही में साइन हुआ था। किस लिए, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन, हर बार मैं आपको बता ही देता हूँ, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस मनीला में। ये दोस्तों कई बार बहुत फेमस क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। ओके, तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $375 मिलियन का एक पैक्ट साइन किया है। किस लिए, ये है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहाँ से कहाँ तक है, ये 800 किलोमीटर विशाखापट्टनम से चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ठीक है, और इसका जो पहला फेज़ है वो 2500 किलोमीटर है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, और ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों इसमें कहा गया CCEA। तो CCEA क्या है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसने क्या किया है, अप्रूवल दिया है $854.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है, किस लिए, 900 मेगावाट अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर, नेपाल में लगाने के लिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लें, कहाँ पर कितना अमाउंट किसने किया है। तो ये तीनों फैक्टर मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इस आंकड़े को नोट कर लें। और ये प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड कहाँ पर है, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है सांखुवास्वा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और उसमें कौन सी नदी के तट पर, ये है अरुण रिवर पर ये प्लांट जो है लगाया जाएगा। ओके, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी completed within 5 years from the date of financial closure which is planned for the September 2017। ओके, अगला जो दोस्तों पॉइंट है ये नेपाल से रिलेटेड फिर है। इसमें क्या है कि भारत ने 340 मिलियन का जो लोन है, $340 मिलियन का लोन है, ये नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए दिया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जाए, तो इस वजह से ये जो भारत ने ये सहायता या मदद, ये हम कह सकते हैं एक तरह का ये लोन अमाउंट है, ये किसके लिए दिया है, नेपाल के लिए। ओके, और वहाँ पर जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको प्रधानता दी जाए और वो आगे बढ़ें, इस वजह से ये लोन सैंक्शन हुआ। ओके, अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है आपसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है इसने लॉन्च किया है मोबाइल वैलेट ओरिएंटल बटुआ। ओके, तो हम ये समझ सकते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है इसने जो भी हाल ही में एक मोबाइल वैलेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, ओरिएंटल बटुआ। तो आप ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें, आपसे ही पूछा जाएगा। और एक किस ओकेजन पर किया, जो 75th फाउंडेशन डे जो हुआ था उस मौके पर ये किया। ओके, द बैंक ऑल्सो लॉन्च 2 न्यू कार्ड्स, 2 और नए कार्ड भी लॉन्च किए, रुपे बेस्ड प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड विद एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस एंड ओरिएंटल प्रीपेड कार्ड, अ रुपे कार्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट। तो ये 2 कार्ड भी लॉन्च हुए। ओके, ये दोस्तों नेपाल का मैप है, जो पिछली वीडियो में आना चाहिए था वो यहाँ पर आ गया। तो आप नेपाल के मैप को भी यहाँ पर पीछे की जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको वहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या है कि ऑपरेशन क्लीन मनी का आपने नाम सुना होगा, ये लॉन्च किया गया था। किस लिए,
क्योंकि आपने देखा जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो जिनके पास में कैश था तो गवर्नमेंट ने क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि आप अगर 2.5 लाख से ऊपर का कैश या फिर एक सेट ऑफ कैश अगर आप अपने अकाउंट में बार बार जमा करते हैं तो उसके लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा वो जांच पड़ताल करेगा कि आपके पास कैश आया कहाँ से, क्या आपने प्रॉपर टैक्स पे करा है इस कैश के लिए। ओके, तो क्या है कि ये जो स्कीम है क्लीन मनी, ओके, क्लीन मनी जो ऑपरेशन है ये लॉन्च किसने किया, ये दोस्तों क्या है इनकम टैक्स ने, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसने लॉन्च किया ऑपरेशन क्लीन मनी, स्वच्छ धन अभियान। ओके, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और ये क्या है कि ये एनालाइज करेगा 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में जो भी पैसा जिसके अकाउंट में जमा हुआ उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। ओके, तो इसलिए उनको नोटिस भी भेजा गया, उनके पैन कार्ड पर एंट्रीज भी हुई, अपकमिंग डेज में ये अभी प्रीवियसली सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हुई। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको इसका थर्ड पार्ट दूंगा जिसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे और वो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कल मैं प्रोवाइड कराऊँ। ओके, तो आप लगातार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट को विजिट करते रहें क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जरूर जाएँ। फेसबुक पर पेज है हमारा करंट अफेयर्स फंडा कैफ, लिखेंगे आपको मिल जाएगा। और MC करंट अफेयर्स आपको ट्विटर पर मिल जाएगा। दोस्तों इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ प्लेलिस्ट हैं, इनको भी आप जरूर देख लें।